Hello, everyone. Good morning, all of you. Uh, First of all, I would like to introduce myself. My name is Lokesh, and last time, as I told you, that with the same commitment, I am back. I'll come along with the solutions for the students who are willing to study abroad, especially in United States. So, as I told you, and again, I would like to introduce myself. As I told you, my name is Lokesh, and I'm working as international career counselor in India, and I'm having 10 plus years of experience, basically in these industries. And since last 10 years, I have supported and assisted the students to choose the right careers for study abroad purpose. For today's discussion, we are very focused on United States, and as I told you in my last video, in United States, basically people have grades. What are the reasons for that grade? The reason is United States is popular for STEM subject. STEM it means science, technology, engineering, and management programs. That is popular. And one more reason of popularity is, I'll tell you, that in United States there is huge cultural diversity generally we used to see. And really if we see, इट्स बेटर कि मैं हिंदी में साथ साथ बात करूं क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इट्स बेटर कि हिंदी में हम करते हैं और या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम हिंदी में इस वीडियो को हिंदी बाइलिंगुअल लेकर लेकर के चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट में एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बहुत कुछ यूनिक होने होने का वजह मैंने बताया आपको कि पहली बात तो वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, एक तो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का उसको बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है और ग्लोबल एक्सपोज़र ऑफ कोर्स उन्हें मिलता ही मिलता है। साथ में बच्चों को एक वाइड रेंजेस ऑफ प्रोग्राम्स उनके पास उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर प्रोग्राम्स का एंड देन हम लोग बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम का। मास्टर्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बैचलर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स है ही और उसके साथ-साथ हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे स्टेम प्रोग्राम्स पे। स्टेम इट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। दैट्स राइट। सो जब हम डिग्री की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, तो एक खास बात ये है कि पहली बात तो इंटरनेशनली ग्लोबली रेप्यूटेड डिग्री है। एक्सेप्टेबिलिटी की कभी कहीं कोई कमी है नहीं। यूएस एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है, ये भी फैक्ट है। और जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनी का नाम करें, जैसे कि हम अमेजोन की बात करें या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, जनरल मोटर्स की बात करें या फिर हम एप्पल की बात करें, अमेज़न की बात करें, ये सारी कंपनी यूनाइटेड स्टेट की हैं। इनफैक्ट बहुत कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका कि जीडीपी इंडिया का ओवरऑल जीडीपी से जिनका की अर्निंग इंडिया के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। तो नाउ वी कैन अज़्यूम कि अगर इस तरह की कंपनीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली वो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना पा पा रही होती है कि पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन के लिए और साथ में रेवेन्यू जनरेशन तो ऑफ कोर्स उनका बहुत अच्छा हो ही रहा है। तो हम सीधा आते हैं अब कि जो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए बच्चे यहाँ से जाएँ, वो कैसे खुद को तैयार करें? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या एंट्री क्राइटेरिया है? कैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च करें? सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर प्रोग्राम्स का। बैचलर प्रोग्राम्स में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, वो है यूनाइटेड स्टेट का आपका बिज़नेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। बीएस प्रोग्राम होता है बैचलर इन साइंस इन इन मार्केटिंग या फिर आपको बैचलर इन साइंस इन फाइनेंस मिल जाएगा या फिर बैचलर इन साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मिल जाएगा। अभी डेटा साइंस का बहुत बड़ा एक क्रेज़ है, मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा क्रेज़ है अभी इन प्रोग्राम्स। तो जो यहाँ पे बीटेक 4 इयर्स प्रोग्राम होता है, वहाँ पे भी 4 इयर्स प्रोग्राम ही होता है बैचलर। यहाँ पे लेकिन इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा बैचलर प्रोग्राम्स 3 इयर्स का भी होता है। लाइक हम इंडिया में क्या करते हैं, जैसे बच्चे हमारा जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, 10th में बच्चा बोर्ड दिया, 10th देने के बाद फिर 10 प्लस टू करने के बाद 12th के बाद देन 3 इयर्स बैचलर प्रोग्राम्स के लिए वो जाते हैं। लाइक बीकॉम ऑनर्स इवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो करवाती है। लेकिन जो 4 इयर्स प्रोग्राम है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे बीयू हो, बैचलर इन इंजीनियरिंग या कोई और प्रोग्राम्स हो, चाहे निफ्ट से कोई बच्चा पढ़ रहा हो, फैशन डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम कर रहा हो, जो 4 इयर्स प्रोग्राम है,
वो प्रोग्राम को यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा क्रेडिट देता है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी यूएस में ज़्यादा है। इट मीन्स कि 10 + 2 + 4 years program. If somebody is trying to apply in master program, it would be more, the university would be more happy to offer कि 16 year programs उसका ओवरऑल वो देखते हैं। 10 + 2 12 years +4 year bachelor's, इट मीन 16 years program। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 13 year की 15 year प्रोग्राम्स एक्सेप्ट नहीं होता है 12 के बाद अगर कोई 3 years बैचलर प्रोग्राम किया तो भी होता है, बट उसमें बहुत सारा इफ एंड बट है। उसके साथ बहुत चीज़ें आपको साथ में लायबिलिटी होती है, यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड भी करती है। और ख़ास बात ये है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, चाहे हम हार्वर्ड की बात करें, चाहे हम एमआईटी की बात करें, चाहे हम केलॉग की बात करें, वॉर्टन की बात करें, येल की बात करें, या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो यूएस में है। कैलटेक की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सारी यूनिवर्सिटी, इनका कुछ सर्टेन एंट्री क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप किसी पे ट्रस्ट करने से पहले इट्स बेटर कि आप सबसे पहले खुद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पे आप देखिए कि एकेडमिक प्रोग्राम्स में क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों ने हमें कॉल किया, अभी कई दिनों से मुझे कुछ लोगों से बात हो रही है जो यूएस में चले गए हैं, कोई फ्लोरिडा में है, कोई कहीं और है, किसी और स्टेट में है, अलास्का में है, कोई कोई और हैं। उन्होंने कहा कि सर वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द प्रोग्राम्स, वी गॉट एनरोल्ड इनटू द यूनिवर्सिटी, हमें प्रोग्राम मिल गया है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो उनका क्रेडिट है, जो यूनिवर्सिटी उनको क्रेडिट दे रहा है, जितना क्रेडिट काउंट दे रहा है, सपोज अगर बैचलर प्रोग्राम्स के लिए क्या हुआ है, 4 years में जितना क्रेडिट रेटिंग्स होगा, सपोज 70 क्रेडिट हो या 80 क्रेडिट हो या 100 क्रेडिट हो या 120 हो, और उसमें जो कंटेंट है, जो कोर्स का कंटेंट है, कई बार बच्चे उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। उनको ये लगता है कि हम तो यहाँ पे स्टेम प्रोग्राम्स करने आए थे, हम तो स्टेम का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है यूएस में। पहली बात तो वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत आसान हो जाता है। अगर स्टेम के अंडर में आपको I-20 इशू हुआ है तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग ईजी हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी उसे ज़्यादा प्रीफर करती है और वीज़ा प्रेफरेंस देती है, उसे वीज़ा ग्रांट भी करती है। सेकेंड, मैं आपको दूसरी बात ये बोलूँगा कि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप जब देखते हैं तो उसका एंट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे क्या चाहिए, वहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उनका एडमिशन सेल होता है, वहाँ पे ईमेल आईडी होता है, आप ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हम एक आइडल प्रोसेस की अभी बात करेंगे, कैसे होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ओवरऑल एकेडमिक्स बहुत मैटर करता है। मैं सिर्फ अभी बैचलर प्रोग्राम की ही बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास्टर्स प्रोग्राम की बात करेंगे। मैं सिर्फ अभी बैचलर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सो फॉर बैचलर प्रोग्राम आपको ये करना पड़ेगा कि आपका ऑफकोर्स 10th और 12th का मार्क्स मैटर करता है। आप किस स्कूल से पढ़े, इफ सपोज यू आर पास आउट फ्रॉम आईबी बोर्ड, आईबी से आपका क्या कैरिकुलम क्या है, आईबी है, सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, तो आप जिस बोर्ड से भी रहेंगे वो बोर्ड भी इम्पोर्टेंस रखता है, या कोई स्टेट बोर्ड से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मीडियम में, रीजनल मीडियम में वो कंप्लीट किए होते हैं बैचलर्स, कोई तेलुगु मीडियम में पढ़ा होता है, कोई पंजाबी मीडियम में पढ़ा होता है, कोई तमिल में पढ़ा होता है, कोई किसी और लैंग्वेज हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है। तो हर बच्चे का अलग होता है, और वो जो मीडियम होता है, कई बच्चे 10th तक किसी और मीडियम में होते हैं, 12th में फिर उनका मीडियम चेंज हो जाता है, हिंदी या इंग्लिश या कोई और मीडियम हो जाता है। तो इस तरह से उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बच्चे ये डिपेंड करता है टोटली प्रोफाइल टू प्रोफाइल, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। हाँ, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ। लेकिन एक मिनिमम मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूएस में अगर अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए 12th में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे। कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेज ऐसा होता है जो बोलता है कि इवन वी विल ऑफर द प्रोग्राम इवन द स्टूडेंट हैज लेस देन 60% मार्क्स। आई विल सजेस्ट, सी, अगर सिर्फ आप डिग्री लेना चाहते हो यूएस से देन दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप डिग्री ले करके अपना एक करियर को वहाँ सेटल करना चाहते हो, एक बेटर करियर को एक्सपेक्ट करके आप यूएस जा रहे हो, वहाँ पे आप इन फ्यूचर एक बेटर करियर ऑप्शन अपना ढूंढ रहे हो, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि
बेटर यही होगा कि 60% से ज़्यादा मार्क्स हो तभी आप यूएस में अप्लाई करो, और आप ताकि आपका वीज़ा भी आपको ग्रांट हो पाए। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो या I-20 इशू होता है, हर स्टेज पे आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं होता है। पहली बात तो आप कुछ लग बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ़ीस होता है, किसी का $50 होता है, किसी का $25 होता है, किसी का $100 होता है। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ $200 के आस-पास भी, इट मीन्स इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए अभी 75-76 के अराउंड में डॉलर का वैल्यू है इंडियन करेंसी में, तो अप्रॉक्सिमेटली 15,000 तक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ़ीस होती है। नाउ सेकंड, जब आप एप्लीकेशन फ़ीस दे देते हो, उसके बाद यूएस में अभी एक और नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 2018 के से पहले ऐसा यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करता था कि एक थर्ड पार्टी आपका ट्रांसक्रिप्ट एवेल्युएशन करवाता है। थर्ड पार्टी ट्रांसक्रिप्ट एवेल्युएशन का मतलब है कि जो भी एकेडमिक्स आपने किया हुआ है, सपोज इफ यू हैव डन 10th फ्रॉम ABC स्कूल एंड यू हैव कंप्लीटेड 12th, सपोज ठीक है, DPS आरके पुरम, तो आपका जो भी सीजीपीए है या जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, आप जो भी सर्टिफिकेट आप उन्हें दे रहे हैं, आप शो कर रहे हैं, आप अपना सीवी में मेंशन किए हुए हैं, उसको लेकर के एक थर्ड पार्टी, जनरली वो लोग WES, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, एक थर्ड पार्टी है जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट को एवेल्युएट करता है। एवेल्युएट इट मीन्स कि यहाँ पे आपने पहली बात तो वहाँ से आपने किया है तो किस तरह से किया है, क्योंकि बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो ओपन लर्निंग से करवाता है बट डिग्री वहीं से सीबीएसई इशू कर दे रहा है। तो इंडिया में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि यूएस वालों को समझ में शायद ना आया, या आया भी तो उसको उस लेवल पे नहीं समझ पाया। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा अलग किया, और अलग करने के बाद उन्होंने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया कि हाँ, डब्ल्यू हमें किसी भी चाहे किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, किसी भी स्कूल से बच्चा किसी भी बोर्ड से पास आउट हो, डब्ल्यू हमें उसका ट्रांसक्रिप्ट जो भी एकेडमिक्स है उसको उसका एवेल्युएशन करे, और एवेल्युएशन करके हमारे पास वो सीधा यूनिवर्सिटी को भेजेगा। डब्ल्यू चाहे सपोज करो आप स्टैनफोर्ड में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो सीधा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजेगा। ठीक है, अब वो क्या भेजेगा, वो दो चीज़ें भेजेगा। पहली बात तो आपने जहाँ से किया है, हाँ, उसका ऑथेंटिकेशन होगा, उसको वो वेरीफाई करेगा कि हाँ, ये बच्चा यहाँ से पढ़ा है। दूसरा चीज़ क्या भेजेगा, वो ये भेजेगा कि यूएस में जनरली क्या होता है, जो एकेडमिक जो 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 डिग्री होता है, चाहे आप 10th करो, चाहे +2 करो, स्कूलिंग करो या कॉलेज जाओ, कुछ भी करो, आपको एक जीपीए मिलता है, ग्रेड उसमें जो है जीपीए होता है, जो कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम को दिखाता है। तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटी 2.5 जीपीए आउट ऑफ 4 होता है, आउट ऑफ 4 जीपीए वो डिसाइड होता है। 2.5, कुछ 3.5, 25 एक्सेप्ट करता है, कुछ 3.5 करता है। तो अब किसी भी कंट्री से आप पास आउट हो, चाहे आप इंडिया से हो या कोरिया से हो या फिर घाना से हो, अफ्रीकन कंट्री से हो या चाइना से हो, कहीं से भी हो, इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट यूएस विल डू, यूएस विल डायरेक्टली आस्क यू टू सबमिट द एवेल्युएटेड थर्ड पार्टी एवेल्युएटेड ट्रांसक्रिप्ट। और जब डब्ल्यूएस उसको दे देता है ट्रांसक्रिप्ट एवेल्यूशन करके, वो उसको मान के चलता है कि यही जीपीए होगा, वो उसको एक स्टैंडर्ड जीपीए अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो उसे कंसिडर करता है, बच्चों का प्रोफाइल का उसको पता करता है कि इस बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है, किस लेवल पे ये स्टैंड करना है। तो मेरा कहना ये था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एक, तो मैं आपको कह रहा था 60% से कम हो तो आप अप्लाई, बेटर होगा कि आप थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करो, क्योंकि आपका वहाँ इन्वेस्टमेंट है। मैंने बोला कि एक तो पहली बात एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करना पड़ता है डॉलर्स में। दूसरी बात डब्ल्यूईएस जो एवेल्युएट करता है उसका एक फ़ीस है, उसका फ़ीस है लाइक $200 से लेकर के $300, $400 तक वो अलग-अलग तरह से चार्ज करता है। ठीक है? वो आप देखोगे डब्ल्यूईएस के वेबसाइट पे जाकर के आपको सब कुछ मिलेगा कि अगर डायरेक्ट कोई यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन फॉरवर्ड करेगा आपका एवेल्युएटेड ट्रांसक्रिप्ट तो क्या चार्ज है, कुरियर चार्ज आपसे एक्स्ट्रा करता है, सब चीज़ का उसमें मेंशन है। आप एक बार देखना, मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो आपसे डिमांड करेगा, अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपसे सैट एग्ज़ाम का सैट स्कोर डिमांड करता है। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका स्कोर वो आपसे एक्सेप्ट करता है। अब सैट का कोर्स करिकुलम क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, तो मैं कंटेंट की मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट सिंपली मैं बता देता हूँ। 3-4 पार्ट्स, जस्ट लाइक जिस तरह से आप मैं 3 पार्ट उसका मेजर है। पहली बात तो ये है कि उसमें आपको
जो क्वांट सेक्शन है, क्वांट रहेगा पेपर में आपका, सेकंड वर्बल रहेगा और थर्ड आपका रीजनिंग प्लस कुछ उसमें रीजनिंग से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो आप सिलेबस जब देखोगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या है। और तो उसमें कुछ अलग नहीं होता है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी किया हुआ है उसी से रिलेटेड चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन सारी होती हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होता है। और अगर आप ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किए हो, अगर आपका +2 तक अच्छा स्कोर है, अच्छे स्कूल से पढ़े हो, आपने मन लगा के पढ़ाई किया है, ठीक ठाक है सब कुछ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सैट एग्जाम में। बस आपको थोड़ा सा उसमें पॉलिशिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बैंक्स लेकर के, कुछ लास्ट ईयर में लास्ट जब भी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कुछ लेकर के उसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो इजिली हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अगर कहीं भी जाओ किसी भी कंट्री में, आपका वीज़ा तभी होगा, पासपोर्ट पे ही एम्बेसी आपको वीज़ा इशू करेगी। चौथी बात, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? मैं आपको बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बड़ा छोटा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी यूएस की यूनिवर्सिटी, सपोज इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और या फिर आप सपोज वो सिंगापुर से हो, तो आपको क्यों दे स्कॉलरशिप? यूएस में खुद भी इतना पॉपुलेशन है, यूएस में खुद भी उतने बच्चे हैं, उनका खुद भी अपना एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के लोग खुद अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यूएस ऐसा क्या कर, लेकिन यूएस का हमेशा से, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ये फैक्टर बहुत अच्छा बना देता है कि वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और यूएस अच्छी यूनिवर्सिटी का हमेशा यही पहचान होता है, हर रीजन से, हर कल्चर से, हर थाउट के लोगों को वो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आप जब अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे तो उसमें क्लियर लिखना पड़ेगा कि व्हाई यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आपको क्यों ऑफर करे यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम, आपको स्कॉलरशिप क्यों दे, आप ये प्रोग्राम करने के बाद आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका फ्यूचर में क्या अप्रोच क्या है, आपका क्या रहेगा। कुल मिला के मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कुछ भी आप लिखो, कुछ भी करो, एक चीज़ आप दिमाग में डे वन से रखना, ठीक है? चाहे किसी भी एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कोई भी जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होता है, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट तो हमें मिलता ही है, जब आपके पास स्किल रहेगा, नॉलेज रहेगा, आपको जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी। बट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप एक जॉब सीकर ना होकर के आप एक जॉब क्रिएटर बनो। वो आपसे एक्सपेक्ट रखते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। चाहे कोई भी प्रोग्राम आप देखोगे, चाहे आप डेटा साइंस में चले जाओ, मशीन लर्निंग में चले जाओ, कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, या मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में चले जाओ, या कोई भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में चले जाओ, या फिर आप अभी बिजनेस एनालिटिक्स में चले जाओ, या मार्केटिंग मैनेजमेंट में चले जाओ, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ, नर्सिंग में चले जाओ, हर प्रोग्राम का आप देखोगे ये ऑब्जेक्टिव है। और वहाँ पे लोगों ने परफॉर्म भी किया है, इस तरह से कर रहा है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम की ये अच्छाई बहुत है। नौ, अब मैं बात करता हूँ कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर कर लेते हो तो एटलीस्ट आइडली 600 to 800 वर्ड्स में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो, उसमें कोई भी एरर ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन भेजा, उसमें नीचे में उन्होंने मेंशन कर रखा है, इनफैक्ट उन्होंने जिनका कॉपी किया है उनका नेम तक चेंज नहीं किया और एज इट इज़ उन्होंने उन्हीं का नाम दे दिया, बस ऊपर में अपना नाम शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का ये सब मतलब ब्लंडर है, ये सब क्या है, मतलब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, शायद नहीं करना चाहिए किसी को। और मुझे लगता है ऐसा कि जब आप यूएस जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको इतना तो कम से कम हर किसी को मालूम होना चाहिए कि क्योंकि अपने यहाँ कॉपी पेस्ट मैटर नहीं करता है, बट आप कहीं भी जाओगे यूएस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत ही मतलब वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। आप कॉपी नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को, आपका सेल्फ क्रिएशन होना चाहिए, चीज़ों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका अपना ओन वो चीज़ अपना होगा जिसको आप ओन करोगे। तो ये इन चीज़ों पे यूएस में बहुत ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे मतलब कॉपीराइट को लेकर के यूएस बहुत सीरियस है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कभी मत करना। उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अब, बिकॉज आप तो ट्वेल्थ किए हो, आप किसी इंडस्ट्री, आपको आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे आएगा? आप किनसे लोगे? आपको कौन रिकमेंड करेंगे? आपके लिए बेस्ट है कि आप जिस स्कूल से पढ़े हो वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के फैकल्टी से, वहाँ के कोई स्टाफ से, किसी स्टाफ से, उनसे आप ले सकते हो रिकमेंडेशन। या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है कहीं पे स्कूल ड्यूरेशन में, तो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई आपने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है, चाहे स्पोर्ट्स में में ही आपने किया हो, चाहे म्यूज़िक में आपने किया हुआ है, चाहे ड्रामा में आपने किया हुआ है, एक्टिंग में किया हुआ है, कोई चाहे आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ आपने यूनिक किया हुआ है, जहाँ पे भी आपने बेटर परफॉर्म किया है, कुछ आपको ऐसा रिवॉर्ड मिला है, तो कोशिश करिए उन लोगों का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वहाँ से अगर मिल पाए, उन चीज़ों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में दिखाते हुए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ऐड करें। ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो आप। फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू आपसे रेगुलर कम्युनिकेट करती रहेगी, क्या स्टेटस है आपको बताएगा। और उसके बाद जब आइडली 15-20 डेज़, 1 मंथ मैं कहूँगा, 1 मंथ आप लेकर के चलो, 1 महीने तक यूनिवर्सिटी आपको कन्फर्म कर देगा कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए, आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, यू मस्ट बी हैप्पी कि आप यूएस जा रहे हैं, आप पढ़ने के लिए ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप एक ग्लोबल सिटीज़न बनने जा रहे हैं। और अब बात होती है स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए वो टोटली यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिसीजन होता है, उस पर कोई उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे आपको कोई भी बोले कि मैं ऐसा करवा दूंगा, वैसा करवा दूंगा, कोई कंसल्टेंट बोले, कोई एजेंसी बोले, दैट इज़ नॉट ट्रू, नहीं हो सकता। वो यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिसीजन है, ठीक है। उस वो कैसे डिसाइड करते हैं मैंने आपको बताया, वो आपका ओवरऑल एकेडमिक्स देखेंगे, वो आपका सेट का स्कोर देखेंगे, एसीटी का स्कोर देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल सपोर्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है आपने 10th में 12th में दोनों में 10 सीजीपीए 9.9 से, या कुछ ऐसा यूनिक सीजीपीए हो आपका 98%, 99% आपका 10 12 दोनों हो, बट आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रही है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है एक्स्ट्रा, बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चा ऐसा है जिसका कि 90% ही है, 92% ही है, बट उसे आर्ट में एक नेशनल लेवल का एक्सेलेंस अवार्ड मिला हुआ है, तो ऑफकोर्स उसका पहले यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यूएस में इतनी लोगों को, स्टूडेंट्स को इतना फ्रीडम है कि आपको मैं यहाँ तक बताता हूँ, इनफैक्ट कुछ और भी कंट्रीज है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, कुछ और भी कंट्रीज है, मैं आपको जब उस कंट्री पे हम लोग करेंगे डिस्कशन देन हम लोग शेयर करेंगे। आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के साथ आप सिनेमा लेकर के पढ़ सकते हो, अगर आपका सिनेमा में इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि आपको वो आपके इंटरेस्ट को वो ध्यान में रख करके प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है, ये सबसे खास बात है वहाँ। और आप अगर उसमें भी करियर बनाना चाहते हो तो इजीली यू कैन गो, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड इवन द प्लेसमेंट सेल विल सपोर्ट यू टू गेट, आपको प्लेसमेंट सेल जो है वो भी सपोर्ट करेंगे आपको, इंटर्नशिप के लिए, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, आपको जॉब्स के लिए, आपको इन सभी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। तो स्कॉलरशिप आपको जो भी मिलेगा वो आपका एडमिशन लेटर आएगा, उस पर मेंशन रहेगा कि आपको कितना अमाउंट यूनिवर्सिटी में एज अ फीस पे करना है, ठीक है। जितना परसेंट स्कॉलरशिप रहेगा वो आप डिडक्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। वैसे जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है या आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बताता हूँ, अब ये नया टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, आईवी लीग, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी कॉलेजेस, इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और एक दिन में मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है सभी चीज़ों को कोई एक साथ डिस्कस कर पाना। तो वैसे आइडली जो इनका फीस स्ट्रक्चर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 lakhs to 30 lakhs पर एनम के बीच में इनका फीस स्ट्रक्चर होता है बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। अगर 4 years प्रोग्राम है, अप्रॉक्सीमेटली 1 CR इजीली आपका अमाउंट स्पेंड होगा, किसी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही या टेक्निकल वोकेशनल कॉलेजेस में आप जाते हो तो ये होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सिवा आपको वहाँ पे 1 year एकोमोडेशन जो आपका है,
एक्सपेंडिचर वो आपके अकाउंट में आपको शो करना होगा फाइनेंशियल। अब आप पूछेंगे 1 ईयर का कितना है? उसमें बहुत सारा छोटा-छोटा छोटा-बड़ा एक्सपेंसेस है। पहली बात तो वहाँ पे अकोमोडेशन, आपका रूम रेंट होगा, वहाँ पे या हॉस्टल होगा, फिर आपका फूडिंग का होगा, फिर आपका तो फूडिंग, लॉजिंग रहता रहता ही है। फिर इंश्योरेंस होगा आपका, फिर बुक्स का होगा, लाइब्रेरीज़ मतलब बुक्स होगा, लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी के साथ-साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ पे आप कहीं भी जाएँगे या कुछ और प्रोजेक्ट वर्क होगा, उसमें आपका स्पेंड होगा, एयर टिकट्स होगा उसमें, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का उसमें फिर एक्सपेंस होगा। ओवरऑल देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 50 लैक्स ईज़िली आपका 1 ईयर का कॉस्ट वहाँ पे बनेगा। ये अप्रॉक्स है, एग्ज़ैक्ट नहीं है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो सबसे बड़ी बात है, आप कहीं भी रहें, इंडिया में ही रहें, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कोलकाता में रह रहे हैं, अगर आप कोलकाता में धर्मतला में रहें या पार्क स्ट्रीट में रहें, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस होगा। अगर आप दिल्ली में सीपी में रहें, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस होगा। मुंबई में अगर आप जुहू में रहें, तो वहाँ ज़्यादा। तो डिपेंड करता है टोटली कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप कैंपस के अंदर कैंपस प्रीमाइसेस के अंदर रह रहे हो, आइडल जो एक्सपेंडिचर है, वो अप्रॉक्सिमेटली यही होगा आपका 12 टू 15 लैक्स के बीच में आप प्ले करके चलो, ठीक है। देन जब तो वो फंड आपको शो करना पड़ेगा जब आप एम्बेसी में वीज़ा वीज़ा इंटरव्यू देने जाएंगे, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। वहाँ पे आप दिखाएंगे, वहाँ पे आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहली बात, आप चाहो तो खुद से भी वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जब यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 ऑफ़र कर दिया, I-20 होता है एक डॉक्यूमेंट जो कि आपको यूनिवर्सिटी कहता है कि हाँ ठीक है, वी आर हैप्पी टू ऑफर यू दिस प्रोग्राम फॉर दिस कमिंग इनटेक दिस सेशन। तो इस सेशन में जो है आप जा सकते हैं और आप यूएस एम्बेसी में जाकर के अपना वीज़ा प्रोसेस करवाइए, और जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशंस है, उसको कर कर आप हमारे यूएस में आप यूएस में आइए और यूनिवर्सिटी में आप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। ये फैक्ट है। ये करने के बाद अब यूएस में आपको एम्बेसी वीज़ा ग्रांट करेगा। वीज़ा जो देता है वो आपको F1 वीज़ा देगा, अब स्टूडेंट वीज़ा वही होता है। अगर कोई लोग जाते हैं वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए विज़िट करने के लिए, विज़िटर्स वीज़ा पे वो जाते हैं। बट आप क्योंकि 4 इयर्स प्रोग्राम में जा रहे हो, 4 इयर्स प्रोग्राम के बाद भी आपको कुछ वहाँ पे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक आपको स्टे करने का वहाँ पे आपको परमिट इशू करेंगे, ताकि आप वहाँ पे रह करके वहाँ पे जॉब ढूँढ पाओ, कर पाओ। साथ में और भी चीज़ें हैं, ओपीटी, सीपीटी पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका प्रोग्राम है, सपोज़ 4 इयर्स प्रोग्राम है आपका, 4 इयर्स प्रोग्राम के बीच में आप जॉब भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जब नॉर्मल डेज़ में आप कितने दिनों के बाद, जैसे 1 ईयर के बाद जो है आपको 4 आवर्स आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, आपको डॉलर्स में पेमेंट मिलेगा। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि या फिर छुट्टी के दिनों में, वैकेशंस में आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। मतलब वीक में आप 5 डेज़ 8 आवर्स पर डे, इट मीन्स 40 आवर्स इन अ वीक यू कैन ईज़िली वर्क देयर, और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट हो जाएगा। तो आफ्टर 1 ईयर जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि जो वहाँ का एकोमोडेशन चार्ज होता है वो बच्चे मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है? ये है। अब किस तरह का, बहुत तरह का काम है, हो सकता है आप अब किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी में करते हो, या टीचिंग असिस्टेंट का वर्क करते हो, किस तरह का आपको किस में इंटरेस्ट है, आपका कोर इंटरेस्टेड एरिया क्या है। लेकिन हाँ, एक फैक्ट ये है, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस प्रोग्राम में गए हो, उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट में या वर्क में आप अगर करो, ताकि इन फ्यूचर आपको करियर बिल्ड करने में ज़्यादा एडवांटेज मिले, उसमें आपको एज मिले। दैट्स ऑल। उसके बाद अगर अगर आपको एम्बेसी वीज़ा ग्रांट कर दिया, तो आप आराम से जाइए बेफिक्र होके यूनाइटेड स्टेट, आप कैंपस में जाइए अपना, कैंपस में जाते ही आपको सब कुछ अलॉट होगा। पेमेंट आप यहीं पे फीस, फर्स्ट ईयर का फीस आप यहीं से पे करेंगे, चाहे जितना स्कॉलरशिप के बाद का अमाउंट बचेगा वो पे करने के बाद आप कैंपस जाइए, कैंपस में आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर आप आराम से स्टडी करिए, और स्टडी करके आप वापस फिर, जब सेमेस्टर के बाद आपका हर एक सेमेस्टर 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, बीच-बीच में भी होता है। अब 4 साल का मैंने आपको बताया था कि हर साल का एक क्रेडिट रेटिंग होता है, मतलब चारों साल का एक एक्यूमुलेटेड क्रेडिट रेटिंग होता है। तो सपोज़ करिए 120 क्रेडिट का 4 ईयर प्रोग्राम है, आप जाते हो उसमें, या कुछ भी हो, 130 का हो या फिर 80 का हो, वो डिपेंड करता है आपने कौन-सा प्रोग्राम चूज़ किया है। अगर स्टेम में चले गए, स्टेम प्रोग्राम्स के अंदर आप चले गए और वहाँ पे आपने 4 ईयर्स प्रोग्राम चूज़ किया और उसमें कर रहे हो। ऐसा भी वहाँ पे ऑप्शन है कि आप 4 इयर्स का प्रोग्राम 3 इयर्स में कर सकते हो, एक्सेलरेटेड प्रोग्राम करके। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना लोड ले पाओगे, आप कितना प्रोग्राम को हैंडल कर पाओगे। लेकिन वो फ्रीडम आपको दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। साथ में आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है
कि वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है कि 4 इयर्स प्लस 1 ईयर्स। इट मीन्स 1 ईयर 4 इयर्स के साथ अगर आप कर लेते हो तो आपका मास्टर्स के साथ मास्टर करने के साथ ही आप वहाँ से निकलोगे। जैसे इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी में है कि 4+1 ईयर्स एमटेक करके कुछ उन्होंने, जैसे पीएचयू में है या फिर कुछ आईआईटीज़ में है, तो एनआईटी में भी है, तो है ऐसा ऑप्शन। एक खास बात और है जो कि मैं इस वीडियो में बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये है कि अगर 4 इयर्स के प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हो और किसी कारणवश सपोज़ करो आप 1 ईयर या 2 ईयर करने के बाद आप प्रोग्राम कैरी आगे नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं है कि वो डिग्री आपका बेकार हो जाएगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन वो डिग्री अलग होगा। हो सकता है आपको डिप्लोमा मिल जाए, हो सकता है कुछ और प्रोग्राम, जितना क्रेडिट आपने कंप्लीट किया है, उतना क्रेडिट आपको रिवॉर्ड में आपको आप अर्न करके ही वहाँ से आओगे। जैसा कि अभी हमने देखा हुआ है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी चेंज हुआ है इंडिया में, उसमें हमने देखा है कि कुछ इसी तरह का जो है चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसी पे काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ड्रॉप आउट बच्चा भी हो, तो वो भी अपने करियर को कैरेट आगे लेकर के बढ़ पाए और अपने स्किल को और डेवलप करके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढते रहें। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट बैचलर प्रोग्राम्स इन यूनाइटेड स्टेट। हालाँकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ऐसा चीज़ है जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस पे हम लोग बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। हम लोग वीज़ा प्रोसेस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। हम लोग प्रोग्राम्स पे स्टेम प्रोग्राम्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। बट फॉर द डे दैट्स इनफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख़्याल से। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि काइंडली आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो पाए। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी है या कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, आप उस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं डेफ़िनेटली ईमेल का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।